हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो हमारे ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए है जो बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं और जिन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग जॉब चाहिए, मतलब जिन्हें अच्छी सैलरी, बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। और फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ी विलम्ब से, लेट से ला रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने निजी कारणों से कुछ व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आइए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। वो एक ऐसा बैंक है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे बैंक्स, उनके अकाउंट्स होते हैं, नॉर्मल लोगों के अकाउंट्स नहीं होते। वहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी देखिए फ्रेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड बी। सो देखिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये वैकेंसी हर साल आती है लेकिन ये कम होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और आप सभी को पता है, जो चीज़ अच्छी होती है उसके लिए आपको कीमत भी अच्छा देना होता है। और यहाँ पे कीमत पैसों से नहीं है, कीमत है आपकी मेहनत से। तो अच्छे जॉब के लिए आपको अच्छी कीमत देनी होगी, तो यानी कि आपको इस पोस्ट के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑन प्रोविजन है और जनरल DEPR DSIM स्ट्रीम्स, ये इसमें आपको वैकेंसी आई हुई है। और अभी इस नोटिफिकेशन को हम लोग पूरी तरीके से विश्लेषण करके देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में, और हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इसमें भरने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये लाइफ विथ RBI इज़ नॉट जस्ट अनदर कैरियर, इट्स अ commitment to serve the nation where your decision makes an impact on the way the economic and the financial sector in the company involves। so ये सब बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिखा है, वी आर अ फुल सर्विस सेंट्रल बैंक हैंडलिंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शन and existing array of job roles are handled by our officer in grade B depending upon their posting। For more on this, please click type the following URL in your browser। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो इस जो ये URL दिया गया है फ्रेंड्स, ये वाला URL, यहाँ पे आप जाकर के इस URL पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें और तभी आप ये फॉर्म को फिलअप करें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द बैंक वेबसाइट, नो अदर मोड्स ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल। मतलब आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, किसी और तरीके से फिलअप नहीं करना है। अगर यदि आपको उसके बाद फिर अगर कुछ शंका है, किसी तरीके का आपको परेशानी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इस नोटिफिकेशन में, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर गिवन इन अपेंडिक्स 1। सो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिंक वगैरह भी प्रोवाइड किया है, आप कैसे फिलअप करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ है 9 मई से, और ये फॉर्म फिलअप होगा 9 जून तक, यानी कि पूरे 1 महीने तक फॉर्म फिलअप करने के लिए समय है। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। अगर आप मेरी वीडियो देख करके अप्लाई भी कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर यदि आप अप्लाई करते हैं ऑफिसर इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल के लिए देख लीजिए, जनरल यहाँ पे मतलब कैटेगरी नहीं है फ्रेंड, जनरल मतलब वहाँ पे जो एक जनरल वर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उनकी पोस्ट है। तो उसके लिए एग्ज़ाम का क्या रूल्स है, तो पहला फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर फेज़ 2 जो है पेपर 1, 2, 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ये जनरल कैडर के लिए है। एग्ज़ाम फेज़ 1 का जो है वो जुलाई 9, 2023
और फेज़ 2 जुलाई 30, 2023। उसके बाद फिर फ्रेंड्स ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट DEPR, ये पोस्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो इसमें सीधा पहले फेज़ में जो है पेपर 1-2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और फिर फेज़ 2 पेपर 1-2 रिटन एग्ज़ाम होगा। तो उसके बाद ये डेट्स यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स ये दोनों पोस्ट है, इन दोनों के लिए अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और जनरल कैडर के लिए जो जनरली आप ग्रेजुएट हैं तो वही पोस्ट चाहिए। आगे हम लोग देख लेंगे कि क्या। अभी फ़िलहाल यहाँ पे डेट देख लीजिए, इनका इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जुलाई 16 को पेपर 1 होगा DEPR के लिए और सितंबर 2, 2023 को पेपर 2 फेज होगा इनका। फिर उसी तरीके से ऑफिसर इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट DSIM फेज़ 1 जुलाई 16 को होगा, फेज़ 2 अगस्त 19 को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एट स्टार हैश डॉलर %, ये सारा कुछ यूज हुआ है। तो इनका यूज़ क्यों हुआ है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है। स्टार डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च, यानी कि ये वाला जो पोस्ट है ये पोस्ट उसी के लिए है। फिर @ का क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि ये जो पोस्ट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। फिर द बोर्ड रिजर्व्स राइट टू मेक एनी चेंजेस इन दिस डेट्स, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने जो डबल स्टार लगा रखा है ये स्टार, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड, इसका मतलब है कि बोर्ड कभी भी इनको चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद डॉलर जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन ओनली 1 शिफ्ट फॉर फेज़ 1 एग्जामिनेशन, यानी कि डॉलर कहाँ पे मेंशन है फ्रेंड, तो देखिए ये जनरल कैडर के लिए है, सिर्फ यहाँ पे मेंशन है। तो यानी कि आपको सिर्फ फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंटर करना होगा, अपीयर करना होगा। फिर उसके बाद जो हैश टैग है वहाँ पे क्या है, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन ऑल शिफ्ट ऑफ फेज़ 2 पेपर 1, 2, 3 एग्जामिनेशन। तो यानी कि देखिए जहाँ जहाँ पे हैश, यहाँ पे हैश लिख रखा है, तो यानी कि आपको पेपर 1, 2, 3 सभी में आपको आकर के एग्ज़ाम लिखना होगा। अगर आप फेज़ 1 क्लियर करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आपको फेज़ 1, 2, 3 पेपर 2 का देना होगा। उसके बाद परसेंटेज, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर बोथ द पेपर्स, यहाँ पे देखिए ये DEPR जो पोस्ट है उसमें आपको दोनों पेपर में आपको एग्ज़ाम लिखना होगा, जब पेपर 1 होगा या पेपर 2 होगा तो। उसके बाद कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ग्रेड बी आइदर इन DEPR और DSIM स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे ये दोनों पोस्ट में से किसी एक पोस्ट में ही आप अप्लाई करें, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है आपको, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। फिर अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो, देखिए हेल्प फैसिलिटी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, पेमेंट फी, इंटीमेशन चार्जेस और इन डाउनलोडिंग द एडमिशन लेटर, क्वेरीज में बी मेड थ्रू दिस लिंक। तो इस लिंक पे आकर के आपको, अगर आपको कुछ तरीके का कोई डाउट या प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको यहाँ पे आकर के इस लिंक पे आकर के अलग तरीके से आपको अप्लाई अपनी जो प्रॉब्लम है वो एप्लीकेशन के थ्रू बताना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने ये लिंक उसी के लिए दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लिख रखा है, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन RBI ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब अगर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये वाला जो है ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप इस पोस्ट के लिए अपनी कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन बैन, ये सब सारा कुछ आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन में ये सब ले जाना बैन ही होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे पोस्ट देखिए, यहाँ पे पोस्ट देखिए फ्रेंड क्या क्या पोस्ट है। तो देखिए फ्रेंड, जो जनरली हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को बता देता हूँ कि आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल के लिए ही अप्लाई कीजिए, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल्स, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। वो क्यों नहीं हो सकते हम लोग आगे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वैकेंसी जनरल कैडर में कितना है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 109, SC के लिए 25, ST के लिए 17, OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 49 और EWS जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 22, टोटल 222
जिसमें से कि पीडब्ल्यूडीज की सीट क्या है, तो ए कैटेगरी ए बी सी डी इन्होंने दे रखा है। इसका क्या डिटेल्स है वो हम लोग आगे देख लेते हैं। उनके लिए 4, 9, 3, 6 ये वैकेंसीज़ है। फिर उसके बाद DEPR जो ग्रेड बी के है उसमें कितने हैं टोटल 38। और देखिए कैटेगरी ए के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, बाकी सभी जो PWD कैटेगरी है 1, 2, 2 ये वैकेंसीज यहाँ पे है। फिर उसके बाद DSIM में है, उसमें टोटल वैकेंसी 31 और इसमें हर PWD कैटेगरी के लिए, बस C कैटेगरी के लिए नहीं है। सो अब फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखा है वो क्या क्या है वो देखना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये बता रहा है कि यहाँ पे ये 8 में से 5 सीट्स क्या है तो बैकलॉग वैकेंसी की है। ये 5 की 5 सीट क्या है बैकलॉग वैकेंसी की है। और ये क्या सीट है तो 4 बैकलॉग वैकेंसी है। PWDs में तो सारे के सारे जो वैकेंसी है वो बैकलॉग है, यानी कि पिछले बार ये PWD कैंडिडेट्स नहीं मिले थे इसीलिए ये पोस्ट खाली रह गई थी, अभी ये वैकेंसी फिर से खाली है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डॉलर का जो है वो मेंशन कर रखा है, तो ये डॉलर यहाँ पे OBC कैंडिडेट्स के लिए था, तो ये OBC कैंडिडेट्स के लिए कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद ये @ ये EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए था, ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है @ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ रिजर्वेशन फॉर EWS। तो ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद जो फ्रेंड्स ABCD यहाँ पे यूज़ किया गया है, देखिए ABCD PWD कैटेगरी में, उसका क्या मतलब है देख लीजिए फ्रेंड। A इन्होंने यूज़ किया है ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न के लिए, यानी कि जिनको आंखों में प्रॉब्लम है उनकी कैटेगरी A यहाँ पे मेंशन है। B यूज़ किया गया है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, डेफ एंड जो डम होते हैं कैंडिडेट्स वो ये उनके लिए है। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स जो C है वो यूज़ किया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग CP, LC, डॉफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर। उसके बाद D जो है वो ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग, और उसी में ये जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है ये सारा उसी में आ जाता है फ्रेंड्स। तो यानी ABCD का आपको मतलब समझ में आया फ्रेंड्स। A जो यहाँ पे मेंशन है ये आपका है जो लो विज़न वाली कैंडिडेट है या आई प्रॉब्लम वाले। B जो है वो डेफ एंड डम के लिए है, और C जो है वो आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है, और D जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है। तो ये पोस्ट्स आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं और इसमें क्या है, ये देखिए फ्रेंड्स, फॉर SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट्स ये उनके लिए है। और ये जो है ये फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन कर रहा है, द बैंक हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरी सुटेबल फॉर द पोस्ट मेंशन बिलो अलॉन्ग विथ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओनली फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये कैटेगरी जो कैंडिडेट्स ये सब चीज़ कर पाएंगे उन्हीं को ये यहाँ पे PWDs को जॉब देने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे SW, MF, RW, SC, C ये सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और ये कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है वो मेंशन किया हुआ है सारे के सारे। देखिए डेफ एंड डम के लिए ब्लाइंडनेस और लो विज़न, हार्ड ऑफ हियरिंग। B के लिए C जो लोकोमोटर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा कैटेगरी यहाँ पे एलिजिबल किया गया, OA, BA ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है कि उसका क्या इन्होंने शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ किया वो क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देख लीजिए, 1 आर्म, 1 लेग, बोथ लेग एंड आर्म, ये सारा कुछ है। और यहाँ पे ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है इसके लिए इन्होंने क्या लिख रखा है वो देख लीजिए फ्रेंड्स, वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है देखिए, फंक्शनल रिक्वायर्ड S यानी कि सिटिंग, बैठ करके आप काम कर पा रहे हैं। W यानी वॉकिंग, अगर कहीं आने जाना करना है तो उससे आप कर पा रहे हैं। MF यानी मैनिपुलेटिंग द फिंगर्स, यानी कि उंगलियों के अगर काम करना पड़े यानी टाइपिंग वगैरह आप कर पा रहे हैं। RW यहाँ पे RW भी मेंशन है यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग। SE सीइंग यानी कि आप देख करके काम कर पा रहे हैं। और C यानी कम्युनिकेशन, यानी कि आप किसी तरीके से भी अगर आप डेफ एंड डम हार्ड हियरिंग ऑफ हार्ड है तो आप इशारों से भी बातें कर पा रहे हैं
तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए। इसके बाद और क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मेंशन किया, PWD कैंडिडेट्स में बिलोंग टू एनी कैटेगरी दैट इज जनरल, SC, ST, OBC, EWS। रिजर्वेशन फॉर PWD इज हॉरिजेंटल विद इन द ओवरऑल वैकेंसी फॉर द पोस्ट सब्जेक्ट टू द पोस्ट हैविंग बीन आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर सच PWDs। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्टिकल हॉरिजेंटल आपको समझना होगा कि वर्टिकल होती थी कि आप अगर PWD हैं तो पहले PWD हैं, और सपोज कीजिए आप ST कैटेगरी के हैं तो PWD को किस कैटेगरी की सीट आपके लिए ओपन होती, फिर ST, फिर उसके बाद जनरल की। लेकिन अभी यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, तो अगर सपोज कीजिए आप PWD हैं और ST कैटेगरी के हैं तो आपके लिए दो जो कैटेगरी है उसकी सीट ओपन है, एक PWD कैटेगरी की और दूसरी ST कैटेगरी की। ये है हॉरिजेंटल। उसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि सर्टिफिकेट आपको RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है उसके हिसाब से बनाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया फ्रेंड कंपनसेटरी टाइम डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर। अगर आप 40% भी हैं और फिर भी आपको कंपनसेटरी टाइम मिलेगा, लेकिन उसके सर्टेन कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि आपको लिखने और टाइप करने में प्रॉब्लम है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तभी आपको जो कंपनसेटरी टाइम है वो मिलेगा। और अगर यदि आपको स्क्राइब यूज़ करना है तो उसके लिए आपको लिखित देना पड़ेगा बैंक को कि आपको स्क्राइब चाहिए। और उस स्क्राइब का यहाँ पे देखिए मेंशन किया होगा कि स्क्राइब की जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे एक स्टेप डाउन होनी चाहिए। ये हर वैकेंसी की रूल है फ्रेंड। अगर स्क्राइब आप यूज़ करना चाहते हैं तो जिसको भी आप एज अ स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं उनकी जो सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपसे एक स्टेप डाउन होनी चाहिए। ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया सर्विस कंडीशन एंड कैरियर प्रोस्पेक्टस। तो ये सैलरी स्केल है फ्रेंड्स, ये सारा जो है सैलरी स्केल है, देख लीजिए यहाँ पे। और टोटली अप्रॉक्सीमेटली जो आपको मिलेगी वो 1,16,914 रुपीज़। ये अप्रॉक्सीमेट इन्होंने बता दिया है कि 1,16,914 रुपये आपको मिलेंगे सारा कुछ मिला करके। अगर यदि आपको बैंक रहने के लिए नहीं दे पाता है रूम तो आपकी जो अलाउंस है वो आपकी सैलरी का 15% आपको बेसिक पे जो है उसका 15% आपको एज अ हाउस रेंट अलाउंस यानी कि रहने के लिए घर किराए लेने के लिए आपको दिया जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने सैलरी वगैरह मेंशन किया हुआ है। और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड DESIM, और उसके लिए ये फ्रेंड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या देख रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स होगा। बैंक्स एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर यदि आपको वो है तो ठीक है वहाँ पे रूम मिल जाएगा, नहीं तो आपको बाहर देखना पड़ेगा। वो तो आपको भी मैंने ऊपर बताया कि 15% आपको मिलेगा। फिर और क्या बेनिफिट है देख लीजिए फ्रेंड, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर आपके पास गाड़ी है उसको आप मेंटेन करते हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा ऑफिस आने जाने के लिए। फिर न्यूज़पेपर के लिए पैसे मिलेंगे, टेलीफोन चार्जेस, बुक ग्रांट अलाउंस फॉर फर्निशिंग इन रेसिडेंस एज पर एलिजिबिलिटी, ये बताया। फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटी बिसाइड रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर OPD ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, लीव ट्रैवल अलाउंस वंस इन 2 ईयर फॉर सेल्फ स्पाउस एंड एलिजिबल डिपेंडेंट। तो ये भी LTA भी मिल रहा है, लोन एडवांस एट कंसेशनल रेट फॉर हाउसिंग, व्हीकल, एजुकेशन, कंज्यूमर आर्टिकल्स, पर्सनल कंप्यूटर। तो बहुत रॉयल जॉब है फ्रेंड्स। तो रॉयल जॉब है तो ऑब्वियसली आपसे कुछ ज़्यादा ही उनकी डिमांड होगी, तो वो पूरा करना पड़ेगा आपको। इट्स यहाँ पे देखिए क्या लिखा है फ्रेंड, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न्ड बाय defined contribution and new pension schemes which is mandatory for all employees joining the service of the bank on or after 1st January 2012 in addition to the benefit of gratuity। so friends NPS के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको NPS के लिए हर हाल में ऑप्ट करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद और फिर क्या लिख रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट बैंक
डिस्क्रिप्शन द प्रोबेशन पीरियड में बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2 ईयर्स का जो है वो प्रोबेशन रहता ही रहता है, और अगर यदि आप उस 2 ईयर में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनका कहना है कि हम 4 ईयर तक वो बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट क्या है नीचे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि आपको PWD है चाहे कहीं के भी हैं तो ये नेशनलिटी जो है ये सब फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे जो दिव्यांग साथी वो तो इंडियन ही है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एज लिमिट इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो 1 मई 2023 है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो इस डेट को कट ऑफ मान करके आपको चलना है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो अपर एज है वो 30 जो है वो मेंशन किया हुआ है, यानी कि आप 1 मई 2023 के अगर पहले 30 के हो गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो। लेकिन हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को इसके लिए कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या है रिलैक्सेशन है। देखिए रिलैक्सेशन क्या है वो देख लीजिए फ्रेंड्स। रिलैक्सेशन जो एज की है वो किस में है, ये देखिए एसटी जो SC कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर्स की है, OBC है उनको 3 ईयर्स की है, और उसके बाद जो है हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन जो आते हैं उनके लिए क्या है देखिए फ्रेंड्स, अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर इन केस ऑफ जनरल EWS। जो अगर कोई हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनको 10 साल यानी 30-10-40 यानी कि 1 मई 2023 को 40 आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उससे पहले अगर आपकी 40 एज हो गई है तो आप एलिजिबल नहीं है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। और अगर हमारे कोई दिव्यांग साथी ST या SC कैंडिडेट्स हैं तो यानी कि 30 और 15 जोड़ दीजिए यानी कि 45, यानी कि 1 मई 2023 को आपकी एज 45 से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिव्यांग साथी हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए 43, यानी कि ध्यान रखेंगे आप 1 मई 2023 को 43 के एज के नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, फॉर कैंडिडेट पोजेसिंग MPhil एंड PhD क्वालिफिकेशन अपर लिमिट विल बी 32 एंड 34। अगर कोई ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहन है जिन्होंने MPhil मास्टर्स इन फिलोसफी और PhD डॉक्टरेट जो कर रखा है वो अगर आपने किया हुआ है तो आपको एज लिमिट और बढ़ा दी गई है, 32-34 कर दी गई है, यानी कि हमारे जो ऐसे दिव्यांग साथी भाई बहन जो जिन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए ये चीज़ है। फिर उसके बाद फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि अब फ्रेंड्स जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन अगर कोई ऑफिसर ग्रेड में हैं जो बैंक्स हैं उनमें, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद और क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं जो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ऑफिसर ग्रेड इन डायरेक्ट ग्रेड बी जनरल्स के लिए क्या है, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ ए मिनिमम ऑफ 60% एंड 50% फॉर ST SC एंड PWD। तो यानी कि आप अगर ST SC हैं और PWD अगर कैंडिडेट हमारे दिव्यांग साथी हैं उनको ग्रेजुएशन में मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 60% और OBC वाले जो जनरल हैं उनके लिए PWD के लिए 50% चाहिए। और अगर यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप सिर्फ जनरल वालों के लिए 55% है, और ST SC और PWD के लिए सिर्फ आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जामिनेशन है वो क्या है वो इन्होंने बताया है कि 12th के बाद आपका 3 साल का या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, यानी कि जो कुछ टेक्निकल वाले होते हैं उनके 4 साल के होते हैं तो वो होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल क्या इन्होंने बताया कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये जो जनरल कैडर है उसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद फ्रेंड DEPR उसके लिए मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और मास्टर डिग्री जहाँ पे इकोनॉमिक्स आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो यानी मेन सब्जेक्ट हो, वो DEPR के लिए चाहिए। उसके बाद इन्होंने B यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि और उसके अलावा क्या अगर चाहिए तो मास्टर डिग्री इन फाइनेंस एज प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि ये देख लीजिए फ्रेंड।
और उसके बाद फिर ये सारा कुछ, मतलब ये फ्रेंड्स, ये अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो ही आप DEPR के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। उसके बाद फिर DSIM, उसके लिए भी देख लिए मास्टर्स। उसके बाद 55% हर हाल में चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारा कुछ देख लीजिए फ्रेंड्स। ये 2 पोस्ट नहीं, आप ध्यान देंगे कि आपको जनरल के लिए ध्यान देना है, क्योंकि वो ओपन है और बहुत ही सरल भी है। उसके बाद यहाँ पे CGPA जो है उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो इन्होंने मेंशन किया, क्योंकि आजकल जो मार्क्स है वो CGPA बेसिस पे आते हैं। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। स्कीम ऑफ सिलेक्शन, उसके बाद फिर जो है वो रिटन एग्जामिनेशन फेज़ 1 फेज़ 2 के हिसाब से, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है वो सेंटर्स स्टेट वाइज यहाँ पे दे दिए गए हैं फ्रेंड्स, कि आपको किस किस स्टेट में सेंटर्स है और कहाँ पे है। यहाँ पे आपको ध्यान दे करके अप्लाई करना है कि कहाँ पे आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद अगर और देखते हैं फ्रेंड्स, जब फेज़ 2 होगा तो फेज़ 2 के सेंटर्स लिमिटेड हो जाएगी फ्रेंड्स। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, दिल्ली NCR, नागपुर, ये सारे लिमिटेड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये आपको, अगर आप सपोज कीजिए कोई ऐसे स्टेट में है जहाँ पे प्री दे चुके हैं लेकिन मेंस आपको देना है, तो फेज़ 2 वो दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है। सेम उसी तरह DEPR और DSIM के लिए भी फ्रेंड सेंटर्स। उसके बाद फिर और आगे क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फ्री नहीं है, हमारे दिव्यांग साथियों के लिए भी फ्री नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे मेंशन है SC ST PWD कैंडिडेट इंटीमेशन चार्जेस ओनली, दैट इज़ 100 प्लस 18% GST, यानी कि 100 रुपये और प्लस आपको 18% GST अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास आपको देना पड़ेगा। तो यानी कि आपको टोटल 150 का चार्जेस जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उनको देना पड़ेगा। उसके बाद ये तो फ्रेंड्स स्टाफ जो उनके अपने स्टाफ हैं उनके लिए निल है। और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और क्या इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कहाँ पे करना है फ्रेंड्स, तो RBI.org। तो अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लेंगे। उसके बाद और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स वो मैं कवर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अप्लाई करने में। लास्ट डेट यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है 9 जून शाम के 6 बजे तक ही है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको एक करंट की जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो वो उनको देखना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव चेंज्ड फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम post marriage must take a special note of to this. In case of candidates who have changed their name will be allowed only if they produce original gazetted notification, their original marriage certificate affidavit in original with a photocopy. If there is any mismatch between the name indicated in the admission letter and examination examination call letter, photo identity proof, candidate will not be appear। तो जिनका नाम चेंज हुआ ये उनके लिए है। और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे और देखते हैं फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंट है। और दिव्यांग हमारे जो साथी भाई बहन उनके लिए अप्लाई कैसे करना है ये देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है फ़ोटो की जो साइज़ है। और यह क्या इंपॉर्टेंट है, साइन जो है आपको कैपिटल में नहीं करना, ये ध्यान आपको रखना है। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपके लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। और अगर यदि इफ़ हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन है, इफ़ यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही सी मे यूज़ हर राइट थंब फॉर अप्लाइंग। अगर यदि आपके लेफ्ट थंब में नहीं है, जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, जिनका हाथ नहीं है, वो राइट को भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको फ्रेंड एक रिटन स्टेटमेंट देना होगा। रिटन स्टेटमेंट ये है कि आई, सपोज कीजिए किन्हीं का नाम यहाँ पे राम है, I Ram hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required। तो ये आपको ये रिटन स्टेटमेंट
लिख करके फ़ोटो में स्कैन करवा करके ये भी आपको अपलोड करना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा है आपको थंब इम्प्रेशन और ये रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों आप भूलिएगा नहीं। मैं ये वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा कि आपको क्या लिखना है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है। ये यहाँ पे ओरिजिनल नोटिफिकेशन की लिंक और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और देख लीजिए ये सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, ये भी आपको ध्यान रखना है, साइज इनके लिमिट्स में ही रखना है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और देखते हैं आगे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, पेपर जो 1 है वो क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ये 4 सेक्शन होंगे। टाइम टोटल 120 मिनट्स है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स सेपरेटली इन ईच टेस्ट, यानी कि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी है, जैसे जनरल अवेयरनेस में पास होना है, इंग्लिश में पास होना है, एप्टीट्यूड में पास होना है और रीजनिंग में पास होना है, साथ ही साथ पूरे को मिला करके अलग से पास होना है। मतलब सपोज कीजिए कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सभी के 25-25 मार्क्स के हैं, तो एक कट ऑफ रहेगा हर सेक्शन का, उसको भी पास करना है और फिर साथ साथ तो ओवरऑल में भी आपको पास करना है। फिर उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो पेपर 1 है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहेगा। यहाँ पे ये देखिए सिलेबस वगैरह इन्होंने राइटिंग टेस्ट के लिए दे रखा है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो इंटरव्यू के लिए तभी सेलेक्ट होंगे जब आप पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये देखिए सिलेबस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपके एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस रहेगा, ये सिलेबस आपको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा, फेज़ 2 में फिर डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा फ्रेंड्स। तो फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको तैयारी करके जाना होगा। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें और इम्पॉर्टेंट जो है वो देखते हैं। सारा कुछ चीज़ फ्रेंड्स इंग्लिश में ही रहने वाला है, तो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन ये ध्यान देंगे कि वो ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि यहाँ पे हिंदी में कुछ होने वाला है। हाँ, क्वेश्चन आपको हिंदी में ज़रूर मिलेगा। फिर उसके बाद ये देख लीजिए फ्रेंड कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्या कर रखा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो क्या क्या रहेगा वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC, ST, OBC और PWD। ये IBPS अच्छा करता है फ्रेंड्स कि जो कैंडिडेट्स ST, SC, OBC और PWD हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिसमें आपको एग्जामिनेशन के बारे में आइडिया हो जाए। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मेंशन द बैंक विल अरेंज फ्री ऑफ कॉस्ट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ओनली फॉर दोज हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड। यानी कि आप फेज़ 1 के लिए होगा, फिर आप फेज़ 2 के लिए चाहते हैं ट्रेनिंग हो तो उसके लिए भी आपको फेज़ 1 पास करके जाना होगा। और ये देखिए फ्रेंड, एग्जामिनेशन और ऑनलाइन मोड पे ही आपको ट्रेनिंग के लिए बाय ईमेल ओनली आपको लिखना पड़ेगा। देख लीजिए फ्रेंड, और लिखना क्या है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जिस भी एरिया में आपको ट्रेनिंग करना है उसी एरिया के जनरल मैनेजर, डायरेक्टर जो हैं उनको मेल करना है। और कब तक मेल करना है, तो जून 9 तक आपको मेल करना है। यहाँ पे और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन कैंडिडेट शुड नॉट सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग टू द RBI ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड्स और ऑफिस बोर्ड
एज द बोर्ड विल नॉट इंटरटेन सच एप्लीकेशंस। तो आप लोग ध्यान देंगे, एप्लीकेशन अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन ऐसे लिखना है। ये देख लीजिए एप्लीकेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको लिख करके पेपर पे नहीं लिखना है, आपको मेल करना है। मेल में आपको लिख करके और वो आपको जो कंसर्न जहाँ पे भी आपको भेजना है, जहाँ भी आपको करना है ट्रेनिंग, ये देख लीजिए पोस्टल एड्रेस और ईमेल ऑफ द सेंटर। तो ये जो सेंटर्स ये दे रखे हैं, इन्हीं सेंटर्स पे आपको इनके मेल आईडी पे लिख के भेजना है कि आपको ट्रेनिंग चाहिए, और फिर उसके बाद ये एड्रेस उन्होंने दिया, इस एड्रेस पे जाकर के आपको ट्रेनिंग करना है। लेकिन आपको ये पेपर में नहीं भेजना है, आपको सिर्फ ईमेल करना है। यहाँ पे सिंपली देख लीजिए आपको, जैसे कि यहाँ पे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो सपोज कीजिए यहाँ पे लिखना है अहमदाबाद, तो ये अहमदाबाद के कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा। डियर सर मैडम, यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने लिख रखा है। योर्स फेथफुली, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और नाम और एड्रेस और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे उसमें कुछ मेंशन क्या लगाना है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट और PWD सर्टिफिकेट जो भी है, और आपको वो लगा करके जो आपने फ़ी पे किया है वो आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई ट्रेनिंग के लिए, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड, ये जो है हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए ये सर्टिफिकेट है। जिनको लिखने में प्रॉब्लम है वो अपेंडिक्स 5 जो इनका है, ये वाला सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपको स्क्राइब और आपको जो 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है वो आपको मिलेगा। और ये देखिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर डेफिनेशन बट नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन सेक्शन 2 एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग डिफिकल्टी। तो RPWD एक्ट यानी कि जिनका 40% से कम है लेकिन फिर भी उन्हें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए ये सर्टिफिकेट आपको, जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन है वो ये जमा करेंगे। सो फ्रेंड्स, होपफुली सारा कवर कवर हो गया है। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ है कम, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको भी जल्द से जल्द वीडियो में ऐड कर दूं या फिर कमेंट बॉक्स में उसके लिए डिस्क्राइब कर दूं, लिख दूं। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स। और एक बार फिर मैं कहूँगा, अच्छे सामान का अच्छा दाम लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दाम यही है कि आपको मेहनत अच्छी करनी होगी। 1 लाख से ऊपर की सैलरी है, तो इसके लिए आपको मेहनत अच्छी करनी होगी। तो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर किन्हीं को अप्लाई करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।